हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 का जो एग्ज़ाम है, जो आपका कंडक्ट होने वाला है जुलाई 2026 में। उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपका क्या होना चाहिए प्लान, क्या स्ट्रेटजी, क्या स्टडी मटेरियल, क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए आपके यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू क्या रोल अदा करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि पिछली सालों के मुकाबले यूपीएससी सीएपीएफ का जो पेपर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, और ये चेंज जो है वो यूपीएससी लगभग हर एग्ज़ाम में लेके आ रही है। यूपीएससी एक पैटर्न फॉलो करती है जो अपने लगभग सभी एग्ज़ाम्स में धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करती है। तो बदलती दुनिया के साथ, बदलती एज के साथ यूपीएससी क्या नई चीज़ें कर रही है जो एग्ज़ाम में आपको ध्यान देनी है। तो देखिए, आप अगर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या फिर स्टडी प्लान अगर तैयार करना चाहते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मतलब स्टडी का प्लान हो गया और एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी होगी। ओके, अब ये दोनों अलग कैसे हैं? ये जो पहली चीज़ है स्टडी प्लान, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लर्निंग को, जो भी चीज़ें आपको पढ़नी हैं उनको आप किस तरीके से प्लान करेंगे। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? एग्ज़ाम स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप जो एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करने वाले हैं उस दिन के लिए आप खुद को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो लर्निंग तो एक पार्ट हो गया, लेकिन ये क्या है, ये परफॉर्म करने वाला पार्ट जो होगा उसे कहेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, और जो लर्निंग का होगा उसे कहेंगे स्टडी प्लान, कि आपको लर्निंग कैसे करनी है और उसको परफॉर्म कैसे करना है। क्योंकि केवल एक ही काम करने से तो नहीं हो जाएगा कि आप लर्निंग ही कर लें और आप परफॉर्म ना करें, तो उससे तो नहीं होने वाला है। ठीक, तो दोनों ही चीज़ों को हमें तैयार करना होगा। उसके लिए किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि स्मार्ट कैंडिडेट जो होते हैं वो दोनों ही चीज़ें तैयार करते हैं, ये आप मान के चलिए। अब लर्न कैसे करना है, हाउ टू लर्न, ये जो सोचेगा वो एक एवरेज कैंडिडेट होगा। मैंने जैसे आपको बताया, स्मार्ट कैंडिडेट क्या करेगा, वो दोनों ही चीज़ें सोचेगा। सबसे पहले जो हमें ध्यान देना है वो क्या है, हमें ध्यान देना है सिलेबस पे, कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फ्रेशर हैं फिर भी, लेकिन अगर आप रिपीटर हैं तो क्या वजह है कि आप रिपीटर बन रहे हैं और इस बार आपको रिपीटर नहीं बनना है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। सिलेबस को हमको बाई हार्ट रट लेना है। ये ज़रूरी तो है यूपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स में, लेकिन जो डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कहें कि जो प्रीलिम्स टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर सिलेबस उतना क्लियर नहीं होता है। हमें मोर क्लियरिटी के लिए एक स्टेप फर्दर जाना होगा, और वो है पीवाईक्यूज़ को भी हमको डिस्कस करना होगा, देखना होगा, सॉल्व करना होगा। पीवाईक्यूज़ जो हैं हमें सिलेबस को डेप्थ में समझाते हैं और हर एक सब्जेक्ट की जो वेटेज रहती है उसका एक लमसम आइडिया देते हैं। हर एक सब्जेक्ट से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका भी एक आइडिया देते हैं। जब हमको पीवाईक्यूज़ देख लिए, हमने सिलेबस देख लिया और हमने लेवल तय कर लिया है हर एक सब्जेक्ट का, तो हम क्या है, हम अपने रिसोर्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। हम अपनी बुक लिस्ट जो है, हम अपने प्रिपरेशन में कौन कौन से सोर्सेज को यूज करने वाले हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। अब हमने सोर्सेज भी पता कर लिए हैं, लेवल हमको पता लग गया है, वेटेज पता लग गया है, सिलेबस पता लग गया है। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता हैं तो क्या करेंगे, हम अपना स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं रिसोर्सेज के साथ में। जो भी रिसोर्सेज हम चुन रहे हैं उनको किस टाइमलाइन में हम कंप्लीट कर सकते हैं, हम अपना प्लान बना लेंगे। स्ट्रेटजी हम कैसे बना लेंगे, जो भी पीवाईक्यूज़ हमने देखे, जो हमने वेटेज देखा, जो हमने ट्रेंड देखा, उसके बेसिस पर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसकी तैयारी करेंगे, उसके लिए खुद को ट्रेन करेंगे। तो ये है कैसे चलेगा ये पार्ट, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग करेंगे और लर्निंग से हमें किस तरीके से, रिवीजन और टेस्ट, ये तीन चीज़ें होने वाली हैं। मैंने आपको बताया स्टडी प्लान बनाएंगे तो वो लर्निंग पर फोकस करेगा, फिर रिवीजन पर फोकस करेंगे, और एग्ज़ाम के लिए हमको तैयार होना है, एग्ज़ाम हॉल के लिए हमें तैयार होना है।
फाइनल बैटल के लिए हम टेस्ट सीरीज़ का जो है वो रुख करेंगे। और लर्निंग जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक हम नोट्स नहीं बना लेते हैं। नोट्स ज़रूर बनाने हैं। जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम लर्न करेंगे, जो भी हम सीखेंगे, उस हम हर एक चीज़ के नोट्स बनाने वाले हैं। रीडिंग तो होएगी ही, लेकिन रीडिंग के साथ में नोट्स मेकिंग बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट नोट्स मेकिंग आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली हैं। ओके, यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब चलिए, अब देखिए टारगेट्स जो है ना, वो हम दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक तो हो गया ओवरऑल टारगेट स्कोर। ठीक, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और अगर आपको नहीं पता है पेपर 1 एंड पेपर 2 का क्या सिलेबस रहता है, तो ये मैंने नोटिफिकेशन वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आप एक बार उस वीडियो को जाके देख लेना, उसका लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हम मोर क्वालिटी और मोर आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे कि पेपर 1, ठीक, पेपर 1 में इंडिविजुअल टारगेट करेंगे हम स्कोर अपना, और पेपर 2 में इंडिविजुअल टारगेट करेंगे हम स्कोर अपना। ओके, पेपर 1 के लिए ये जो वीडियो है मेजरली फोकस करती है पेपर 1 पे। पेपर 1 ओवरऑल 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 250 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। और हम जो टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 200 प्लस मार्क्स, नॉट लेस देन 200 मार्क्स हमको लेके आने। ये क्यों लेके आने हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाया है, स्पेशल कट ऑफ का वीडियो। कट ऑफ को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है, जिसमें मैंने पेपर 1 की कट ऑफ को फॉलो ना करके मैंने आपको पेपर 2 और इसके साथ में जो आपका इंटरव्यू का पार्ट है, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको समझाया है कि कैसे मेयरली पेपर 1 की कट ऑफ क्वालिफाई करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। रिवर्स इंजीनियरिंग में मैंने आपको इंटरव्यू के मार्क्स दिए, फिर मैंने आपको समझाया कि पेपर 2 में आप कितने मैक्सिमम ला सकते हैं, इंटरव्यू में कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए पेपर 1 में मिनिमम कितना स्कोर करना होगा, और ये मिनिमम स्कोर जो है 180 टू 190 निकल के आता है। तो अगर हमें ये स्कोर करना है, तो इस वीडियो में जो टारगेट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 200 प्लस मार्क्स। ओके, ये हो गया ओवरऑल टारगेट। और ये जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ आपको ये अचीव करना है। अब क्या करेंगे, पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर का जो नया सेक्शन अभी ऐड हुआ है यूपीएससी की तरफ से, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और सब टारगेट्स अपने हम तय करेंगे। ओवरऑल टारगेट तो हो गया पेपर 1 के लिए, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टारगेट्स भी सेट किए जा सकते हैं, जो होंगे सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या आपको अट्रैक्ट करता है और किस में टाइम लगेगा। ये जो है, ये जो स्वेट एनालिसिस है, ये मैंने अलग तरीके से आपको समझाता हूँ कि स्ट्रेंथ के लेवल पे क्या है। कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसी हो सकती है जो आपकी स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम अपने मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उसको लेकर जाएंगे। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है, समझिए, तो हम उसके बारे में 2 डिसीजंस ले सकते हैं कि या तो इस सब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे या एवरेज करेंगे, या फिर इसको हम अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो सकता है उस सब्जेक्ट का इनपुट टू आउटपुट रेशियो टाइम के अकॉर्डिंग ठीक ना हो। जितना टाइम उस सब्जेक्ट को एवरेज लेवल पे या फिर स्ट्रेंथ वाइज लेवल पे लेके आने में लगे, वो टाइम फीजेबल ना हो। हम ये भी देखेंगे कौन सी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं ना जिनको पढ़ने में आपका बहुत मन लगता है, किसी को हिस्ट्री, किसी को पॉलिटी, किसी को करंट अफेयर, किसी को जनरल साइंस, वो आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो उनको भी हम तय करेंगे। अपनी इन सभी सब्जेक्ट को हम तय कर लेंगे कौन सी हमारी वीकनेस है। अगर कोई ऐसी सब्जेक्ट है, जैसे मानिए इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है आपकी वीक है, तो उसको हमको किस तरीके से स्ट्रेंथ में लेके आना है, किस तरीके से एवरेज करना है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है ना उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे हिस्ट्री है,
हिस्ट्री मानिए आपकी वीक है, लेकिन हिस्ट्री में जो टाइम लगेगा और जो इकोनॉमी में जो टाइम लगेगा उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हिस्ट्री को कवर करने में आपको 2 महीने लगेंगे तो इकोनॉमी को कवर करने में आपको केवल 1 ही मंथ लगने वाला है। ये सारी चीज़ें भी हम कंपेयर करेंगे कि पहले हम किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, उसमें टाइम भी रोल प्ले करेगा, उसमें आप उस सब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं या नहीं ये भी रोल प्ले करेगा, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो सब्जेक्ट आपकी वीक है या स्ट्रेंथ है, इसके लेवल पर भी डिसीजंस जो है आपको लेने होंगे। तो ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, ठीक। स्टेप 1 क्या होता है, स्कीम को जानना होता है। स्कीम मैंने आपको समझाई किस तरीके से पेपर 1, पेपर 2 प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। पेपर 1 के लिए मेजरली फोकस करती है वीडियो, तो पेपर 1 का मैंने इंडिविजुअल टारगेट आपको समझाया है। अब जो है सेल्फ स्टडी प्लान या फिर कोचिंग के थ्रू आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्लान जो तैयार करेंगे, सेपरेट होगा ये हर एक सब्जेक्ट के लिए। जनरल नॉलेज के सेक्शन में जैसे करंट अफेयर, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जो मैं आपको बताने वाला था कि एक जो चेंज है यूपीएससी अपने हर एक एग्ज़ाम में लेके आ रही है, वो एक कंप्यूटर का ही सेक्शन है। चाहे वो सीडीएस का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर जो है एटलीस्ट आपको बेसिक लेवल का यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आपको आना चाहिए। और इसमें जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जैसे एआई के बारे में जो लेटेस्ट सीएपीएफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्ज़ाम हुआ था, एपीएफसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यूपीएससी ने एआई के बारे में क्वेश्चन पूछा था, चैट जीपीटी के बारे में, कि किस मॉडल पर काम करता है चैट जीपीटी। तो यूपीएससी चाहता है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, वो अवेयर रहें थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी होता है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कि इन सभी सब्जेक्ट के लिए आपको बुक लिस्ट जो फॉलो करनी है वो बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, कोई भी रिसोर्स जो आपको फॉलो करना है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए वो है करंट अफेयर का सेक्शन। और करंट अफेयर का सेक्शन जो है ना, डायरेक्ट से भी ज़्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, जानते हैं करंट अफेयर के लिए आपको ओनली एंड ओनली द्विज यूपीएससी को ही फॉलो करना है। आप चाहें तो कोई न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके भी आपको फिर नोट्स बनाने होंगे। मैं स्ट्रांगली आपको मना करूंगा कि किसी भी कोचिंग की मैगज़ीन को आपको नहीं फॉलो करना है। बहुत बल्कि होती हैं, बहुत ही इरेलेवेंट चीज़ें वहाँ पर आपको देखने मिलती हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ पेपर 1। डेली करंट अफेयर किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको कभी भी नहीं फॉलो करनी है। जनरल साइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो करंट अफेयर को देखो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि पेपर 1 के लिए आपको ओनली एंड ओनली द्विज यूपीएससी, एंड पेपर 2 के लिए भी। पेपर 2 के लिए और क्या एडिशनल मटेरियल आपको फॉलो करना है, ये मैं सेपरेट वीडियो में बात करूँगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्योंकि पेपर वाइज हर एक पेपर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए स्ट्रेटजी कम्प्लीटली डिफरेंट रहने वाली है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं और वहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव राइटिंग करनी है। उस वजह से दोनों ही पेपर जो हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्क करेंगे। जनरल साइंस का जो सेक्शन रहेगा जिसमें बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का सेक्शन कवर होने वाला है, उसके लिए आपको केवल और केवल 9th एंड 10th की एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। और इनकी जो रीडिंग है ना, वो आपकी एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, नोट्स मेकिंग के साथ होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल के साथ याद होनी चाहिए, जो भी एक्सपेरिमेंट उसमें दिए हुए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर डिफेंस एग्जाम्स लाइक सीएपीएफ एंड सीडीएस फॉर यूपीएससी। कंप्यूटर का सेक्शन मैंने आपको बताया है, कोई भी बेसिक बुक हो, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन की हो या फिर किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, उससे आप कंप्यूटर को कवर कर सकते हैं। आप द्विज यूपीएससी के लेक्चर से भी कंप्यूटर को कवर कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से पहले, ऑलमोस्ट सीडीएस के एग्ज़ाम से पहले ही मैं कंप्यूटर जो है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कवर कर दूँगा। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। देखिए, इंडियन पॉलिटी के लिए एक ही बुक बनी हुई है, वो क्या है, वो है एम लक्ष्मीकांत। लेकिन एम लक्ष्मीकांत से आपको
डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसकी सेलेक्टिव रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 है, ये मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत के जो पार्ट्स हैं उनकी। पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक का जो भी कंटेंट है वो बहुत ही नेसेसरी है, लेकिन उसके बाद ना आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी होती है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एम लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना है। ये जो बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए, ये है एम लक्ष्मीकांत। अब देखिए इसमें पार्ट कौन से हैं। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को कवर किया है, जिसमें सिटीजनशिप, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, डीपीएसपी, इन सारी चीज़ों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट जो 4th पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कवर करता है, और 5th जो पार्ट है वो लोकल गवर्नमेंट को कवर करता है, और ये छोटा सा यूटीज़ को कवर करेगा। तो पहले ये जो 5-6 पार्ट हैं, इनमें आपका पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो चीज़ें कवर हो चुकी हैं। पार्ट जो 7 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पूछा जाता है, और पार्ट जो 8 है उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो पार्ट 7 में आप सारी ही कवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं ना, इनमें आपको सेलेक्टिव रीडिंग ही करनी होती है। इसमें क्या देखा जाता है कि मेनली उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में रहती है, तो ये करंट अफेयर से आपका कवर हो जाता है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में अगेन जो भी करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ में है उसी को तैयार करेंगे, लेकिन इस बुक से सारी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। मैंने एम लक्ष्मीकांत में से क्या किस तरीके से आपको पढ़ना है ये समझा दिया, पॉलिटी को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, 20 to 30 क्वेश्चन जो है कभी कभी देखने को मिलते हैं। इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, और इसी के साथ हम आर्ट एंड कल्चर की भी बात यहीं कर लेंगे। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, तीनों ही सब्जेक्ट को कंबाइन करके देखना है, तीनों ही पीरियड को। इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि एंशियंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, मेडिवल से पूछे जा रहे हैं या फिर मॉडर्न से पूछे जा रहे हैं, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। हिस्ट्री को जो है एक टाइमलाइन के साथ एक फ्लो में हमको तैयार करना है, और हमको जो क्वेश्चन का वेटेज है वो भी कंबाइन करके ही देखना होगा। क्योंकि यूपीएससी क्या करेगा, किसी ईयर तो एंशियंट से ज़्यादा कर लेगा, किसी ईयर मॉडर्न से, लेकिन ओवरऑल जो वेटेज है वो कोशिश करता है बैलेंस करने की तीनों ही सब्जेक्ट का। ओके, आपको कहाँ से तैयार करना है, क्लास 7th एंड 8th की एनसीईआरटी से। आप क्या 6 और 7 सॉरी क्लास 6 एंड क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है उसको आप फॉलो करेंगे एंशियंट एंड मेडिवल को तैयार करने के लिए। या तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, अदरवाइज आपको किसी भी कोचिंग के नोट्स जो है तैयार कर लेने जो कि अच्छे तरीके के हैं, कोई नामी कोचिंग है वहाँ से। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसमें स्पेक्ट्रम को ही फॉलो करना है, और इसकी भी सेलेक्टिव रीडिंग ही करनी है आपको। अब स्पेक्ट्रम जो है, ये बुक आप देख पा रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम है, इसकी सेलेक्टिव रीडिंग किस तरीके से करनी है इसके ना देखिए, आपको मैंने 32 चैप्टर्स में जो है इस बुक को पूरा बांट दिया है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि पहले 2 चैप्टर हैं सोर्सेस और अप्रोचेस, ये आपके काम के नहीं होंगे। बात कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम की, पहले 2 चैप्टर तो आपको बिल्कुल ही तैयार नहीं करने हैं। अगेन देन वी मूव टू 3rd चैप्टर, जिसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन, और ये जो आएगा ये 1857 के रिवॉल्ट तक को पार्ट को कवर करेगा। देन 2 चैप्टर जो आएंगे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में होंगे, या फिर रिफॉर्म मूवमेंट और उनके लीडर्स के बारे में होंगे। फिर क्या होगा, नेशनलिज्म के बारे में 2 चैप्टर होंगे, एंड देन एरा ऑफ नेशनलिज्म आएगा, इमरजेंस ऑफ गांधी के बारे में बात की जाएगी, एंड सीडीएम के बारे में बात होगी, और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में किस तरीके से चीज़ें रहीं उनके बारे में बात होगी। तो देखिए ये जो कांग्रेस रूल एंड प्रोविंस, मैक्सिमम ना आपको यहीं तक जाना है,
21 जो चैप्टर है ना, मैक्सिमम आपको यहीं तक जाना है। देखिए, पीजेंट्स मूवमेंट को कवर कर लेंगे, वर्किंग क्लास मूवमेंट को कवर कर लेंगे, लेकिन ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को कवर तो कर लेंगे, लेकिन इनको अलग तरीके से भी कवर किया जा सकता है। फिर हम सेपरेट करके पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट को, जहाँ पर इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट और डिमांड फॉर पाकिस्तान, इन सब के बारे में बातें होती हैं। तो ये जो है ना, इसको भी आपको पार्ट्स में डिवाइड करके ही तैयार करना है स्पेक्ट्रम को, मैंने अभी आपको समझाया है। और एनसीईआरटी तो सिंपल बुक होती है, उनको पूरे ही एग्जॉस्टिव तरीके से तैयार करना होता है। नाउ वी मूव टू जियोग्राफी सेक्शन। इसमें इंडियन एंड फिजिकल दो जियोग्राफी आपसे पूछी जाती है। जियोग्राफी के दो पार्ट होते हैं, इंडियन जियोग्राफी जिसमें भारत की जो भी जियोग्राफी है उसके बारे में पूछते हैं, एंड देन फिजिकल जिसमें मेनली फिजियोलॉजी, ओशियोनोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको तैयार करने के लिए आपको केवल क्लास 11th की एनसीईआरटीज़ को ही तैयार करना है, और आपको कुछ नहीं करना, और कोई भी बुक आपको नहीं पढ़नी है। इसके लिए केवल और केवल क्लास 11th की एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है। ओके, देन इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एंड माइक्रो जो है ना, वो आपको करंट अफेयर से तैयार करनी है। इकोनॉमी के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करती है, आपको इकोनॉमी को समझने में बहुत हेल्प करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो है मेनली जैसे बजट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इकोनॉमी में कोई मेजर डेवलपमेंट होता है तो वो करंट अफेयर में ज़रूर कवर होता है, न्यूज़ में ज़रूर होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है मेनली हम तैयार करेंगे करंट अफेयर से या फिर न्यूज़ से। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए केवल और केवल आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, मनी बैंकिंग, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बजट और ओपन इकोनॉमी के बारे में। ये क्या है, ये सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से आप अपने तरीके से अपने लेवल पर जब तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे। एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि या तो आप करंट अफेयर से तैयार कर लो या फिर आप इसको स्किप ही कर दो। तो ये जो मैंने आपको समझाया, हर एक के लिए मैंने आपको रिसोर्स भी बताया है। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये एक तरीके से आप देखेंगे कि ग्रुप बनाया था मैंने इनका। एक साइड मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखी हैं और दूसरी साइड जो है मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखी हैं। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि यूपीएससी भी ना इसी तरीके से इन सभी सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे करंट अफेयर हो गया, कंप्यूटर हो गया एंड जनरल साइंस हो गया, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे यूपीएससी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस ही पूछता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से स्लाइटली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इनको आपको स्लाइटली एडवांस लेवल पर तैयार करना होता है। तो जो बुक का सिलेक्शन है वो भी मैंने आपको उसी तरीके से समझाया है। ओके, अब यहाँ बुक की बातें हो गई हैं, किस तरीके से अब आप जो है इन बुक्स को कवर करोगे, आप अपनी लर्निंग को प्लान कैसे करोगे, ये तो मैंने आपको समझाया रिसोर्सेज के बारे में। अब मैं आपको समझाऊंगा प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग कैसे होगी, हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को लेंगे, उसको फिनिश करेंगे, देन सेकंड सब्जेक्ट को लेंगे। ओके, ये जो टाइमलाइन है इसको आप हटा दीजिए, इसको मैं अलग तरीके से थोड़ा समझाऊंगा। आपको जो टाइमलाइन है, एग्ज़ाम होने वाला आपका जुलाई में, तो आप अपनी जो सिलेबस है उसको 15 जून या फिर मैक्सिमम 30 जून तक कवर कर लें। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2026 तक। ओके, अदरवाइज जितना हो सके 15 जून तक आप सिलेबस को कवर कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई भी नई लर्निंग नहीं करनी है, आप लर्निंग स्टॉप कर देंगे। लर्निंग का जो पार्ट है वो 1 मंथ पहले एग्ज़ाम से कवर हो जाना चाहिए।
आपको वेस्ट नहीं करना है सैलो कवरेज में अपना टाइम। जो मैराथन्स आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारी वन शॉट वीडियोस के थ्रू आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने की बातें की जाती हैं, तो उनमें आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। यूपीएससी जो है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटल लेवल पर आपको चीज़ें समझने के लिए बोलता है, उसी तरीके से वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछता है। तो आपको मेहनत करनी ही होगी पीवाईक्यूज़ के साथ में। आपको मैराथन देखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो सैलो कवरेज में अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ये डोंट में हो गया कि आपको क्या काम नहीं करना है और क्या करना है, वो मैंने अभी आपको समझाया है। लास्ट 15+5 डेज़ के थ्रू भी हम रिवीजन को प्लान करेंगे और रिवीजन के बारे में बाकी वीडियोस में भी हम बात करते रहेंगे। मैंने आपको बताया कि लास्ट मंथ जो आपको रिवीजन के लिए ही रखना है, मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर 1 में जो है ना, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से भी अराउंड 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, इस सेक्शन के लिए केवल CAPF, CDS एंड UPSC, CSE, CSET में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ही सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा और कुछ आपको नहीं करना है। इसके लिए ये आपकी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक के लिए डेवलप कर देंगे। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CAPF में, वो भी उसी तरीके के पूछे जाते हैं। CAPF में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फ्रीक्वेंट होते हैं, हर एक टॉपिक जो है ना बार बार पूछा जाता है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको PYQs के थ्रू ही इस टॉपिक को तैयार करना है, अदरवाइज जो आपका इनपुट आउटपुट रेशियो जो है बहुत ही बिगड़ जाएगा। अगेन रिवीजन प्लस नोट्स मेकिंग के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि फिनिश लर्निंग पार्ट इन फर्स्ट रीडिंग। ओके, पहली रीडिंग हम करेंगे तो लर्निंग का पार्ट ख़त्म कर लेंगे। सेकंड रीडिंग जब हम अपने रिसोर्सेज की करेंगे तो उसमें हम नोट्स बनाएंगे। एंड थर्ड जो रीडिंग करेंगे वो हम अपने जो नोट्स तैयार किए हैं उन्हीं से करेंगे, और उनसे फिर हम वेरी शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे जो कि फ्लो चार्ट, टेबल्स, टाइमलाइन एंड कंपैरिजन के थ्रू हमने तैयार किए होंगे। हम कई टाइमलाइन को कंपेयर करेंगे, कई टॉपिक्स को कंपेयर करेंगे, हम टेबल्स बनाएंगे, हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू तैयार करेंगे। इस तरीके से जो है हम फाइनल अपने नोट्स जो हैं थर्ड रीडिंग में तैयार करेंगे, जो कि सेकंड रीडिंग में हमने नोट्स बनाए थे उनसे तैयार होंगे। तो 3 रीडिंग आपको करनी है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में कोई नोट्स आपको तैयार नहीं करना है, सेकंड रीडिंग में आपको नोट्स तो तैयार करने हैं लेकिन वो उतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होंगे जितने आपको थर्ड रीडिंग में करने हो। थर्ड रीडिंग में नोट्स किस तरीके के होंगे कि आपको 1 वीक का टाइम मिला और आपने सब्जेक्ट्स को फिनिश कर दिया, एक दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएँ, उस तरीके के नोट्स हम थर्ड रीडिंग में तैयार करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो स्ट्रेटजी थी एग्ज़ाम का, जो प्लान था, तो स्टडी प्लान था, किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, किस तरीके से बुक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको कवर करके दिखाई हैं और बताया किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं, क्या आपका टारगेट रहना चाहिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ, जो भी कुछ अपडेट होती है वहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।